गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी न्यूज़ एक्सप्रेस बाय आईएएस प्रीरिक्विजिट। आज हम देखेंगे 6 मार्च 2023 को इंडियन एक्सप्रेस में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव्स। आप हमसे जुड़ सकते हैं यूट्यूब, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। हमारे यूट्यूब टेलीग्राम हैंडल्स ये हैं। तो हम देखते हैं आर्टिकल्स को। सबसे पहले दो आर्टिकल्स को मैंने यहाँ कंबाइन किया है जो कि एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। क्या कहते हैं ये कि क्या यहाँ पे एक ज़रूरत है ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 की, और जो फार्मर्स की इनकम है वो डबल कैसे हो सकती है, इस बारे में ये आर्टिकल्स बात करते हैं। तो चलिए इनको देखते हैं। सबसे पहले रीज़न को समझते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 की ज़रूरत क्या पड़ी। तो रीज़न्स क्या है? जैसा कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हीट स्ट्रेस इज़ इंक्रीजिंग एंड इट इज़ लीडिंग टू अर्ली राइपनिंग एंड रिड्यूसिंग द यील्ड्स ऑफ द क्रॉप्स। तो जो एग्रीकल्चर है दैट हैज़ बिकम अ गैम्बल ऑन मर्करी फ्रॉम अर्लियर गैम्बल ऑन मानसून। इसका हम टर्म का मतलब समझें तो पहले क्या होता था, एग्रीकल्चर वॉज डिपेंडेंट ऑन मानसून इट सेल्फ सोलली। बारिश हुई तो क्रॉप अच्छी हो गई, नहीं हुई तो क्रॉप ख़राब हो गई। लेकिन ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या फिर पॉलिसी मेकिंग की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अच्छा होने के कारण इरिगेशन इतनी अच्छी हो गई है कि ड्रॉट प्रूफ क्रॉप्स तो बन गई हैं। लेकिन अभी क्या है, जो हीट है दैट इज़ द समर हीट, वो इतनी प्रोमिनेंट हो गई है कि जो एग्रीकल्चर हैज़ बिकम अ गैम्बल ऑन मरकरी। तो ये हम एक पॉइंट याद कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं अपने मेंस में लिखने के लिए। अब जो मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स हैं दे आर नॉट एबल टू रियलाइज देयर फुल वैल्यूज़ ड्यू टू डिसरप्शंस इन डिमांड एंड सप्लाई। प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट हो रहे हैं। तो जो ये डुअल रिस्क है क्लाइमेट से और प्राइजेस से, ये नया तो नहीं है, ये चलता आ रहा है सालों सालों से। लेकिन जो फ़र्क है, जो डिफरेंस है, दैट लाइज इन दर फ्रीक्वेंसी। जो उनकी मात्रा है और उनकी जो सीवियरिटी है, इंटेंसिटी है, वो बहुत बढ़ गई है। इसलिए एक ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 की ज़रूरत है जो कि क्लाइमेट चेंज के अराउंड अपना काम करे और फार्मर्स को, साइंटिस्ट को, पॉलिसी मेकर्स को help करे to not only make climate resilient crops but also maintain the food security in the country। अब ये कैसे पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब सभी स्टेक होल्डर्स एक साथ आके, मतलब कि फार्मर्स, साइंटिस्ट और पॉलिसी मेकर्स साथ आकर के इस पे काम करें। कैसे होगा ये? साइंटिस्ट और फार्मर्स को इस पे ध्यान देना होगा कि ऐसी वैरायटीज़ को बनाया जाए जो कि एक्सट्रीम हीट को, एक्सट्रीम टेम्परेचर को, रेनफॉल वेरिएशंस को मेंटेन रख पाएँ, उनको अवॉइड कर पाएँ। साथ ही साथ जो उसकी यील्ड है वो बढ़े और कम से कम न्यूट्रेंट और वाटर को यूटिलाइज़ करें। तो ऐसी वैरायटीज़ की, ऐसी सीड वैरायटीज़ की ज़रूरत है। साथ ही साथ बेटर क्रॉप प्लानिंग और मार्केट इंटेलिजेंस फार्मर्स को होनी चाहिए। फार्मर्स को ये पता होना चाहिए कि कौन सा प्लांट कहाँ, कैसे, कब उगाया जाए और उनकी क्रॉप को मैनेज किस स्टेज पे कैसे किया जाए। डिफरेंट स्ट्रेस सिनेरियोज उनको बताए जाएं। तो अवेयरनेस जनरेशन ये कौन कर पाएगा? पॉलिसी मेकर्स कर पाएंगे, ब्यूरोक्रेट्स कर पाएंगे। और कब उन्हें बेचना है ताकि डिस्ट्रेस सेल ना हो। जो हम देखते हैं पोटैटो, टमाटो, उनको रोड्स पे फेंक दिया जाता है ड्यू टू डिस्ट्रेस सेल, वो ना हो। फूड सिक्योरिटी मेंटेन रहे और क्लाइमेट रिजिलेंट एग्रीकल्चर भी हम डेवलप कर पाएँ। तो जो एग्रीकल्चर है वो आज का और कल का जो उसके सॉल्यूशंस हैं दे कैनॉट बी सेम एज इट वाज यस्टरडे। सो वी नीड टू revitalize and revamp our techniques so that we can have a green revolution 2.0 and its benefit should reach all the farmers। अब बात कर लेते हैं हम फार्मर्स की। जो इनकम डबल करने का सपना था वो 2022 में पूरा नहीं हो पाया। वो कैसे नहीं हो पाया और हमें और क्या करना पड़ेगा इसको आगे रियलाइज़ करने के लिए? तो अशोक गुलाटी जो हैं वो फ्रॉम प्लेट टू प्लो एक आर्टिकल, एडिटोरियल लिखते रहते हैं इंडियन एक्सप्रेस में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनके कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ निकाल लिए हैं जो कि आप अपने मेंस के आंसर में लिख सकते हैं। मेंस में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है इस पे कि ग्रीन रेवोल्यूशन 2 की नीड क्या है उसके बारे में बात करो, या फिर जो फार्मर की इनकम डबल करने की बात हुई थी उसमें क्या रोड ब्लॉक्स हैं और उसको कैसे अब अचीव किया जा सकता है। इन क्वेश्चन को आप कर सकते हैं अच्छे से। अब जो नीड टू मेक सब्सिडीज़ है
जो सब्सिडीज़ हैं या फिर सपोर्ट है वो क्रॉप न्यूट्रल करना पड़ेगा हमें। क्रॉप न्यूट्रल करने का मतलब अभी हम क्या करते हैं, वीट और राइस पे ज़्यादा जोर देते हैं, और अगर खाने वाला वही डिमांड करेगा तो बनाने वाला भी उसी को प्रोडक्शन करेगा। जब हम फ्री वीट और राइस दे रहे हैं तो जो मासेस हैं वो मिलेट्स को अडॉप्ट कैसे करेंगे, वो मिलेट्स क्यों खाएंगे, और फार्मर्स हैं वो मिलेट्स क्यों ग्रो करेंगे। इसीलिए जो सब्सिडीज़ हैं उनको क्रॉप न्यूट्रल करना पड़ेगा, जिससे कि फार्मर की इनकम डबल हो और क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर को भी प्रमोशन मिले। अब हमें इनोवेशंस को प्रमोट करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजीज़ को, जैसे कि हैप्पी सीडर देखते हैं हम, या फिर राइस इंटेंसिफिकेशन टेक्निक्स देखते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे इंस्टीट्यूशंस और ऐसी पॉलिसीज़ का निर्माण करना होगा जो कि मोर डाइवर्सिफाइड हाई वैल्यू एग्रीकल्चर को प्रमोट कर पाएँ, साथ ही साथ वो प्लैनेट फ्रेंडली भी हो। अब ये कैसे हो सकता है? इट कैन ओनली बी डन बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी थ्रू बेटर सीड्स एंड बेटर इरिगेशन। जब सीड की हेल्थ अच्छी होगी, इरिगेशन अवेलेबल होगा, तो हम किसी भी चीज़ को, किसी भी क्रॉप को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। केस स्टडी यहाँ पे क्या पढ़ते हैं हम कि एमपी में पाया गया कि कुछ कॉरपोरेट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, जहाँ ऐसी बंजर धरती जहाँ पे खेती करने में, जहाँ गेहूँ और चावल की खेती नहीं हो पाती, वहाँ पे वो मेडिसिनल प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, और इससे वो प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं फार्मर्स को और खुद को। तो ये केस स्टडी हम अपना मेंशन कर सकते हैं कि फार्मर की इनकम डबल कैसे हो सकती है ऐसी लोकेशंस पे भी जहाँ पे फार्मिंग पॉसिबल इतनी स्केल पे नहीं है। तो जो साथ ही साथ जो इसका एक्सेस है मार्केट्स का, अनहिंडर्ड एक्सेस होना चाहिए फार्मर्स के प्रोड्यूस को मार्केट का। जैसे कि हम ई नाम देखते हैं, ई नाम को यूज़ करके एक फार्मर इस लोकेशन से पूरे भारत में किसी भी लोकेशन पे अपना सामान बेच सकता है, तो उनको बेस्ट मार्केट का एक्सेस मिल रहा है। इससे उसकी आय में बढ़ोतरी होगी ही होगी। इसके आगे हमें जो क्रॉप्स हैं उनको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। जैसे हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बना रहे हैं, ऐसे ही दूसरी क्रॉप्स को भी प्रमोट करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो सोलर पैनल्स हैं उसे हमें एज अ थर्ड क्रॉप फार्मर्स की फील्ड में उगाना पड़ेगा, जिससे हम अन्नदाता से उन्हें ऊर्जा दाता भी बना पाएंगे। अब देखते हैं हम ये जो एफर्ट है, जो कंसर्टेड एंड सस्टेन्ड एफर्ट की एक नीड है, जो कि हम पूरा कर पाएंगे, तभी फार्मर्स की इनकम का जो होप है डबल करने का वो पूरा हो पाएगा। अन्यथा ये जो ड्रीम है दैट विल रिमेन ऑलवेज अनफुलफिल्ड। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं ध्यान रखने वाले, इन्हें प्लीज़ ध्यान रखिएगा। फिर हम एक और एक्सप्लेन सेक्शन में देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर और एम्प्लॉयमेंट का क्या रिलेशन है, क्या इंटर रिलेशन है, कैसे ये टाई अप है। तो क्वेश्चन जब बनेगा इसका मेंस का, तो ये पूछा जा सकता है कि एग्रीकल्चर सबसे बड़ा सेक्टर है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज़ एम्प्लॉयड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान है, क्यों स्ट्रक्चरल शिफ्ट नहीं हो पाया है एग्रीकल्चर से दूसरे सेक्टर्स में। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने इस एक्सप्लेन सेक्शन से लिए हैं। फार्म सेक्टर जो है वो लेस आउटपुट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, लेकिन जो वैल्यू ऐड करता है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए सपोर्ट कर पा रहा है 45% कंट्री की लेबर फोर्स को। समझिए इस बात को, आउटपुट कम कर रहा है मतलब कि ओनली 19% के अराउंड जीडीपी में कंट्रीब्यूशन दे रहा है, लेकिन जो वैल्यू ऐड करता है मतलब प्राइमरी प्रोडक्ट बना के दूसरी इंडस्ट्रीज़ को देता है, वो वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो सपोर्ट कर पा रहा है 45% पॉपुलेशन को या फिर एम्प्लॉयड लेबर फोर्स को। तो ये एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस है, एग्रीकल्चर सेक्टर का महत्व है। लेकिन ये नेसेसरी बन गया है कि इंडिया को कम से कम लोग होने चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर में, ताकि जो स्टैगनेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या फिर सर्विसेज में जो सेमी स्किल्ड और लो स्किल्ड का भरमार लग गया है, उसको कम करने के लिए हमें एग्रीकल्चर सेक्टर से जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसको कम करने की ज़रूरत है। क्योंकि इकोनॉमिस्ट बिलीव करते हैं कि जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब कि जो शिफ्ट है एग्रीकल्चर सेक्टर से मोर प्रोडक्टिव सेक्टर्स में जाने के लिए, मोर प्रोडक्टिव सेक्टर्स कौन से होते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग और मॉडर्न सर्विसेज, जहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है आउटपुट पर वर्कर और एवरेज इनकम हाई होती हैं, ऐसा करना ज़रूरी है, ताकि जो इकोनॉमी है वो वर्चुअस साइकिल को पकड़ पाए।
लेकिन जो इशू क्या है, जो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है वो ये देखा गया कि वो स्टॉल्ड हो चुकी है। स्टॉल्ड किस वजह से हो गई है कि जो लेबर है वो ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है फार्म टू फैक्ट्रीज से। वो हम क्यों देखें, हम पेंडेमिक का इशू देख लें, अपॉर्चुनिटीज़ का इशू देख लें, या फिर स्किल्स का इशू देख लें। ये इसमें जो कमियां हैं उसको हमें पूरा करना पड़ेगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन के पहिए को घुमाने के लिए। अब जो जॉब्स हैं जो क्रिएट होती हैं आउटसाइड एग्रीकल्चर आर मोस्टली इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर, लो पेड सर्विसेज, मतलब कि स्किल की कमी के होने के कारण जो लेबर निकलती है, सरप्लस लेबर एग्रीकल्चर सेक्टर से, वो अच्छी जगह मतलब कि हाई स्किल्ड मैन्युफैक्चरिंग, हाई स्किल्ड सर्विसेज सेक्टर में जाने की बजाय लो स्किल्ड, लो पेड वर्क की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। इस जो ट्रांसफॉर्मेशन को हमें चेंज करना पड़ेगा ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर को हम एक तो इस तरह से सैचुरेट होने से बचाएं, और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और सर्विस सेक्टर को भी प्रमोट करें। तो ये कुछ आर्टिकल्स थे 6 मार्च को इम्पॉर्टेंट। आगे हम देखेंगे 7 मार्च के कुछ